दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स वंस अगेन एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं। आज का जो हमारा वीडियो नंबर 12 है, लेक्चर नंबर 12 है। हमारा वही चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12 का, और आज हम पढ़ने वाले हैं टॉर्क के बारे में। टॉर्क क्या होता है, यानी बलयुग्म आघूर्ण क्या होता है, और टॉर्क का डेरिवेशन कैसे अपन निकालेंगे, टॉर्क की क्या क्या केसेस हो सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी क्या है कि मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब होता है। तो माय नेम इज रमेश जैन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर चल रहा था उसमें हम लोगों ने कुछ चार्ज पर, कूलम्ब फोर्स पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलावा हमने उसके एक्सल और इक्वेटोरियल पोजीशन पर हमने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो हमने देखे थे। तो जैसे मान लेते हैं, हम आज बात कर रहे हैं कि यदि कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जिसमें जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। तीन चीजें होती है फ्रेंड्स, है ना, वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। दूसरा कि ये एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंट होती है, और स्ट्रेट होती है। क्या क्या होती है ये फिर से याद करें कि एक तो पैरेलल होती है, ठीक है, पैरेलल होती है। दूसरा इक्वी डिस्टेंट होती है, इक्वी डिस्टेंट होती है, ठीक है, और सब स्ट्रेट होती है, ठीक है, सब की सब स्ट्रेट होती है। तो ये तीन चीजें जिसमें भी प्रूव होती है वो सब की सब क्या है, आपका एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब एक ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें मान लेते हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल इस तरफ से मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब इस चार्ज पार्टिकल पर यदि ये पॉजिटिव है, ध्यान दो, तो इस पर क्या होगा, फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, और यदि ये नेगेटिव है तो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में इसमें एक क्या लगता है, फोर्स लगता है, ठीक है। ये बात तो क्लियर थी। लेकिन यदि इसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये क्या है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई डाइपोल आ जाए, यदि कोई इस पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज करो यहाँ से यहाँ तक कोई डाइपोल आ जाए। डाइपोल का मतलब होता है जबकि एक ऐसा सिस्टम जिसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर कैप्ट इन अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। जब कोई डाइपोल आ जाए और वो डाइपोल की लाइन ऑफ एक्शन एक ही ना हो, उस पर जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन एक ही ना हो, तो ऐसे में ये इस पूरे डाइपोल पर एक टॉर्क लगता है। तो कैसे, देखो, जैसे मान लो कि ये छोटा सा, इसको तो मैं हटा दूं, ये जो आपका डाइपोल का एक प्लस क्यू चार्ज है, इस पर क्या होगा, चूंकि ये प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू चार्ज होता है, उस पर एक फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है। और माइनस क्यू यदि चार्ज है तो उस पर क्या लगता है, इस पर भी एक फोर्स लगेगा, लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस पर लगता है इन द फील्ड ऑफ डायरेक्शन, यानी इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, और इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर अपोजिट डायरेक्शन यानी फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। अब देखो ये दोनों फोर्स जो है, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, तो इसका नेट फोर्स कितना होगा, अब आप बताओ। नेट फोर्स होगा इसका प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई बराबर से कितना होगा, 0। तो जब भी, ध्यान देना, ये क्या बोला जा रहा है फ्रेंड्स, जब भी किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल आता है, जब भी किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल आता है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होता है, ठीक है। मैं लिख देता हूं इसको, व्हेन एवर a dipole is placed in uniform electric field, the net force कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। चलिए, अब नेट फोर्स तो 0 आ जाएगा, क्या नेट टॉर्क भी 0 आएगा?
अच्छा, टॉर्क कैसे लगेगा? देखो, ये वाला जो फोर्स है ये क्या करेगा, इसको फील्ड की डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करेगा। ये देखो, ये जो है इसको इस तरफ घुमाने का प्रयास करेगा, लाएगा इसको। और ये वाला जो फोर्स है देखो अपोजिट डायरेक्शन में लाने का प्रयास करेगा, मतलब ये इस डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करेगा। ठीक है, मतलब ये कौन सी डायरेक्शन हुई ये बताओ, ये इस तरह की डायरेक्शन कौन सी हुई? ये आपको लग नहीं रहा कि ये एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना? ये पूरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका मतलब है कि इस तरह से एक क्लॉकवाइज, ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। तो जब भी किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखा जाता है तो क्लॉकवाइज एक टॉर्क बन जाता है। टॉर्क यानी बल युग्म आघूर्ण बन जाता है। ठीक है, बल युग्म आघूर्ण क्लॉकवाइज। तो ये याद हो गया इतना। तो क्लॉकवाइज एक, तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मैंने बता दिया, फिर से मैं एक बार ये बात को रिपीट करा दूं कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा जाता है तो ऐसे में क्या होता है कि उस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो नेट फोर्स है वो 0 हो जाता है, लेकिन उस पर टॉर्क तो लगता है, और ये जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज लगता है। ठीक है, अब अपन इसको देखते हैं कि कितना टॉर्क बनता है। अच्छा, टॉर्क बनने का क्या कारण होता है फ्रेंड्स? टॉर्क बनने का कारण होता है कि उसमें जो लाइन ऑफ फोर्स है वो वो सेम नहीं होती, वो अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि हम देखो, ये हम यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम कर रहे हैं, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पर हम एक टॉर्क फील कर रहे हैं। देखो, यहाँ से हमने एक डाइपोल रखा, ये जो डाइपोल है इसको हमने यहाँ पर प्लस क्यू माने और इसको हमने यहाँ पर माइनस क्यू माने। ठीक है, अब इस प्लस क्यू पर फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा प्लस क्यू ई। ठीक है, और यहाँ पर जो लगेगा एक लगेगा माइनस क्यू ई अपोजिट टू द फील्ड। और ये जो मान लेते हैं ये एंगल कितना है? थीटा। ये थीटा क्या है? यहाँ पर देखो ये डाइपोल है, तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? ये डाइपोल मोमेंट, ये P, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। ठीक है, कहाँ से कहाँ? माइनस से प्लस की ओर। कहाँ? माइनस से प्लस की ओर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल, ठीक है, ये क्या है? एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये दोनों के बीच का एक क्या है? एंगल है। ठीक, अब कितना, देखो ये वाला प्लस क्यू है, ये भी क्या करेगा इसको? ये नहीं, ये वाला जो फोर्स है आपका क्यू ई, ये भी इसको फील्ड की डायरेक्शन में घुमाएगा और ये भी घुमाएगा, तो ये भी एक टॉर्क लगाएगा। मान लो ये टॉर्क टाउ 1 लगा रहा है, ठीक है, और ये जो है टॉर्क टाउ 2 लगा रहा है, तो हमारा जो नेट टॉर्क बनेगा वो क्या होगा? इन दोनों का सम बनेगा, टॉर्क यानी टाउ 1 प्लस टाउ। और पहला वाला जो है वो कितना टॉर्क बनाएगा? टॉर्क की फॉर्मूला क्या होता है? अब आप बताओ, यहाँ पर टॉर्क में यहाँ लिख देता हूँ। टॉर्क फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टाउ 1 का कितना होगा? देखो यहाँ पर। अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसी होगी? देखो ये आपका थीटा है। अच्छा, इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो आपको पता है कितनी है? एल। कितनी है? एल। मान लो ये यहाँ से मिड पॉइंट से ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है? एल। और ये आधी कितनी? ये एल है। ठीक है, तो ये एल है और ये थीटा है। तो देखें, अब मुझे बताएं कि यहाँ पर मैं आपको अलग से बनाकर बताता हूँ कि ये आपका एल है, ठीक है, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर आपका थीटा, तो ये आपने एल माने, तो यदि ये एल है तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा आपका? एल कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर वाला पार्ट कितना हो जाएगा आपका? एल साइन थीटा। यही होगा, एल साइन थीटा। ठीक है ना, तो ये 2 हो जाएगी यहाँ पर, एल कॉस थीटा और एल साइन थीटा। तो यहाँ पर फिर से देखो, अब मैं इसको यहाँ पर बनाकर बताता हूँ कि ये वाला जो पार्ट हो जाएगा, ये वाला इस तरह वाला हो जाएगा एल कॉस थीटा, ठीक है,
और ये परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस जो लाइन हो जाएगी ये इस तरफ की, ये हो जाएगी आपकी L sin थीटा। ठीक है, अब इसका मतलब है कि देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी निकालना है यहाँ से, यानी कहाँ से, सेंटर से आपको इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, कैसे निकालोगे। देखो ये आपका मान लो कि ये आपका यहाँ पर डाइपोल है, ठीक है, और ये फोर्स है आपका, तो ये फोर्स की लाइन है आपकी QE वाली लाइन है, ठीक है, और ये आपका क्या है, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, तो ये सेंटर ऑफ मास यानी यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, इन दोनों के बीच का क्या है, एंगल थीटा है, और ये आपकी क्या है, L है, तो ये आपकी डिस्टेंस नहीं हो जाएगी क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगी ना इसमें। देखो मतलब आपकी L इस तरह से है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी ऊपर वाली होगी इस तरह वाली, तो ये हो जाएगी आपकी L sin थीटा, ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। तो फॉर्मूला τ1 बराबर से क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी L sin थीटा, और फोर्स Q यानी कितना है, F यानी क्या है, QE आपका L sin थीटा। ठीक है, τ1। अब इसी तरह से आपकी τ2 भी कितनी निकलेगी, अब आप बताएं। यहाँ पर मैं इसी डायरेक्शन इसी में जो बनाकर बता देता हूँ दोबारा। ये देखो ये यदि L है, यहाँ पर अब आप समझो कि ये आपका एंगल, ये भी थीटा ही हो जाएगा, ये थीटा तो ये भी थीटा ही हो जाएगा, ये L है तो ये आपका क्या हो जाएगा, L cos थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका इस तरफ L sin थीटा, ये हो जाएगा, तो ये भी तो L sin थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसकी वजह से भी QE दूसरा भी कितना होगा, L sin थीटा, यानी टाउ बराबर से आपका है τ1 प्लस τ2, तो τ1 की वैल्यू कितनी है आपकी QE sin थीटा, सॉरी L sin थीटा प्लस QE L sin थीटा, तो यदि आप दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2QE L sin थीटा। ठीक है, 2QE L sin थीटा, ये इसका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखो चूंकि अपने को एक बात पता है, ये 2Q इंटू L यानी डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट P बराबर से होता है Q इंटू 2L होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये Q इंटू 2L रख दो, तो टाउ बराबर से हो जाएगा आपका P इंटू E इंटू साइन थीटा। ठीक है, P इंटू E इंटू साइन थीटा, तो ये आपका आ गया टॉर्क न्यूटन मीटर। ठीक है, PE साइन थीटा क्या हो गया, टॉर्क अपना कितना बना, टॉर्क अपना बना यानी बलयुग्म आघूर्ण कितना बना आपका, PE साइन थीटा, कितना बना, PE साइन थीटा। अच्छा, ये टॉर्क तो एक क्या है, वेक्टर वैल्यू है। ठीक है, ये आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में यदि हमें लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में देखो कैसे लिख सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, अब आपको पता होगा A क्रॉस B बराबर से होता है AB साइन थीटा, होता है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो AB साइन थीटा को हम लिख सकते हैं A क्रॉस B। अच्छा, एक बात ये भी है कि A क्रॉस B लिखे या B क्रॉस A लिखे, उसको भी AB साइन थीटा लिखेंगे। अब क्या लिख सकते हैं, मतलब हम ये लिख सकते हैं टाउ बराबर से या तो P क्रॉस E लिख सकते हैं, ठीक है, या हम टाउ बराबर से लिख सकते हैं E क्रॉस P लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोनों में से सही क्या होगा, देखो अब दोनों में से सही क्या होगा, अब इन दोनों की डायरेक्शन निकालते हैं। ठीक है, ये आपकी जो डायरेक्शन है, देखो ये अपन ने मान लिए यहाँ पर ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये आपकी P की डायरेक्शन है। ठीक है, ये किसकी डायरेक्शन है आपकी, देखो ये जो है P की डायरेक्शन है। ठीक है, और आपकी ये जो दूसरी है ये आपकी E की डायरेक्शन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ये आपकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है आपकी। ठीक है, इस तरफ की डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है,
तो ये आपकी डाइपोल मोमेंट है P और ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E। तो अब आप क्या करो, और डाइपोल मोमेंट देखो पूरा की पूरा टॉर्क कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज लग रहा है, ठीक है। इन्हें टॉर्क की डायरेक्शन कैसी होगी, ये वाली टॉर्क की डायरेक्शन है, ठीक है, ये टॉर्क की डायरेक्शन है। तो जब टॉर्क की डायरेक्शन ये है आपकी टॉर्क और ये P और ये E, अब आप क्या करो, P पर आप अपना कोई स्क्रू रखो और इसको घुमाओ। तो आप P से देखो, जब आपको टॉर्क की डायरेक्शन देखना है, जब आप टॉर्क की डायरेक्शन में चलोगे तो टॉर्क की डायरेक्शन में चलोगे तो आपको कहां से कहां आना पड़ता है, P से E की ओर आना पड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि टॉर्क टाउ बराबर से P क्रॉस E लिखा जाएगा, ये करेक्ट है, ठीक है। यदि हम E से P की ओर चलते हैं तो हम टॉर्क के अपोजिट चल जाते हैं, तो जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यही डायरेक्शन है इसकी क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये तो आपकी एंटी क्लॉक मिल रही है, तो एंटी क्लॉक तो हमको लेना नहीं है, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट है, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, टाउ बराबर से P क्रॉस E, ठीक है, ये आपका वेक्टर फॉर्म है। और आपका विदाउट वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो PE sin थीटा, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आप अच्छी तरह से मगअप कर लें, याद कर लें, ठीक है। समझ में तो क्या आ गया होगा आपको कैसे निकालना है। चलिए अब इसकी वैल्यू देखते हैं कि ये कब मैक्सिमम होती है और कब मिनिमम होती है। मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम वैल्यू यदि देखेंगे तो देखो एक बात है, P जो है वो कांस्टेंट है, वो तो मतलब बदलेगा नहीं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी हमने यूनिफॉर्म मान लिया, वो भी कांस्टेंट है। तो आपका दो चीजें तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपका जो टाउ है वो सीधा सीधा किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा पर डिपेंड कर रहा है। तो थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगी तो टाउ अपने आप मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, अब आप बताओ, 1 होती है। इसका मतलब है कि साइन थीटा और 1 कब होता है, साइन 90 पे 1 ही होता है। इसका मतलब है कि थीटा बराबर से कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा, तभी पॉसिबल है। अच्छा 1 साइन 90 में भी पॉसिबल है और साइन 270 में भी पॉसिबल है, ठीक है, दोनों में पॉसिबल, क्योंकि जरूरी नहीं यहाँ पर +1 ही हो, -1 भी तो हो सकता है, क्योंकि दोनों एक्सट्रीम पर वो मैक्सिमम हो सकता है। तो आपका 90 भी हो सकता है और साथ में 270 भी हो सकता है। देखो इसको समझते हैं अपन, देखिए ये आपका क्या है, इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने इसमें क्या रखे, एक टॉर्क रखे, मान लो ये जो टॉर्क है वो हमने रखे इस तरफ, देखो यहाँ से इस डायरेक्शन में रख रहे, ये मैंने किसकी डायरेक्शन बनाया, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बनाया, ठीक है। ये आपकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये एंगल कितना बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से आप ये एंगल मिलाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से जो है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कितना है, यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री, तो देखो यहाँ पर इस पर जो फोर्स लगेगा, यहाँ पर F बराबर से लगेगा यहाँ पर +QE, ठीक है। और यहाँ पर कितना लगेगा, F बराबर से -QE, यानी यहाँ पर रहेगा आपका F बराबर से -QE, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ये 90 पर लग रहा है और मैक्सिमम है ना, तो ये मैक्सिमम फोर्स तब लगता है जब यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक। अच्छा इसके अलावा पॉसिबल है कि अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो सपोज करो कि यहाँ पर कुछ इस तरह से, मान लो ये हम यहाँ पर बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई है, ठीक है। और ये हो गया आपका, ये अपोजिट, ये मैंने लगा दिया आपका क्या, सब आपका डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस से प्लस ही होती है, ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। तो अब इस बार एंगल कितना होगा, अब आप बताओ, यहाँ पर देखो यहाँ से चल रहा है आपको, तो कहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड से चलना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ये 90, ये फिर 180 और फिर ये 270, ठीक है।
तो ये कितना एंगल आ गया 270। अब इस बार क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये यहाँ पर अपोजिट टू फील्ड लगेगा, फॉर्मूला F बराबर से माइनस क्यू ई, और यहाँ पर क्या होगा, फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, यानी F बराबर से प्लस क्यू ई। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक फोर्स लगेगा, ये क्या करेगा, किसमें प्रयास करेगा, मतलब ये नेगेटिव जो है फील्ड के अपोजिट लाने का प्रयास करेगा और ये फील्ड की डायरेक्शन में लाने का प्रयास करेगा। कुल मिलाकर ये दोनों की दोनों फोर्स इस प्रकार है, टॉर्क इस प्रकार से लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स डायपोल को उसी के डायरेक्शन में लाने का प्रयास कर रहा है। मतलब समझ लो यहाँ पर, अब मैंने बहुत महत्वपूर्ण बात बोला कि always torque try to put the dipole in the direction of electric field, in the direction of electric field। मतलब हमेशा जो होता है टॉर्क इस टाइप का लगता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में टॉर्क को लाने का एफर्ट लगा, प्रयास करें। ठीक है, तो ये क्या होगा, जैसे ये इसमें लाने का प्रयास करेगा, तो ये जैसे लाने का प्रयास करेगा तो फिर वो टॉर्क धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि टॉर्क एक प्रकार का, देखो उसको टेंशन तो है, स्ट्रेस तो है, स्ट्रेस है कि नहीं है। अब जैसे जैसे टॉर्क क्या होता जाएगा, इसको अपनी फील्ड की डायरेक्शन में लाएगा, जैसे मान लो ये अभी मैक्सिमम है, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। मतलब क्या होगा कि धीरे धीरे जब फील्ड की डायरेक्शन में जैसे जैसे टॉर्क आते जाएगा तो टॉर्क की वैल्यू कम होने लगेगी, मतलब टॉर्क गेट रिड्यूस, टॉर्क जो है वो फील्ड की डायरेक्शन में आने पर धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, एक बात, अभी मैंने आपको बताया कि हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी किसी डायपोल मोमेंट को रखा जाता है, डायपोल को रखा जाता है, तो उस पर नेट जो फोर्स होता है वो जीरो होता है। ठीक है, क्या कभी टॉर्क नेट भी जीरो हो सकता है क्या ऐसा भी पॉसिबल है? तो देखो, जैसे मान लो कि हमने क्या किए, ये आपको किसी डायपोल को हमने इसमें रखे, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ इस प्रकार से रखे कि उस पे क्या कर रहे हैं कि फील्ड की डायरेक्शन में, यानी यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर प्लस, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से हमने एक क्या रख दिए, डायपोल रख दिए। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपका क्या है, डायपोल है। मतलब दोनों का एंगल कितना है, सेम है, यानी उनके बीच का थीटा कितना है, 0 है ना। या फिर थीटा कितना होगा, 180 होगा, या तो थीटा 180 होगा। तो ऐसा भी रखा जा सकता था, मतलब सॉरी इस टाइप का, ठीक है, यानी यहाँ पर माइनस हो जाता है, यहाँ प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये अपोजिट, यानी यहाँ पर थीटा कितना हो जाता है, 180, और यहाँ थीटा कितना है आपका 0। तो जब थीटा 0 हो या थीटा 180 हो, तो यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, या साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0, है ना। तो ऐसे में टॉर्क कितना बनेगा बताओ, टॉर्क बराबर से होता है Pe साइन 0, तो T साइन 0 यानी टॉर्क बराबर से 0, है ना। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जब डाइपोल को या तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड या अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड रखा जाए, तो ऐसी स्थिति में टॉर्क 0 हो सकता है। ठीक है, मतलब एफ नेट तो हमेशा 0 होता है, लेकिन टॉर्क भी 0 हो सकता है। वो कब होता है, या तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दोनों में से किसी में भी डायरेक्शन में रखोगे तो टाउ जो है यानी टॉर्क जो है 0 हो सकता है। ये लाइन क्लियर होगी? ठीक है, तो ये जब ध्यान देना, जब टॉर्क को हमेशा
किस पोजीशन में रखा जाता है, मतलब यहाँ पर इस तरफ ऐसा रखा जाएगा, ये माइनस है और ये प्लस है, और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यदि है, तो ये जो पोजीशन है ये कहलाती है इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये क्या कहलाती है? इक्विलिब्रियम कहलाती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब उसके ऊपर टॉर्क कितना लग रहा हो, जीरो लग रहा, फोर्स कितना लग रहा, जीरो लग रहा। देखो एफ नेट जीरो होता है, तो एफ नेट जीरो होता है, इसका मतलब है कि वो आगे नहीं जा सकती ना पीछे जा सकती, ठीक है। लेकिन यदि टॉर्क जीरो है तो मतलब वो घूम भी नहीं सकती, ना तो वो आगे पीछे जा सकती है। एफ नेट जीरो तो आगे पीछे ने ट्रांजिशनल मोशन तो हो ही नहीं सकता था, पहले ही नहीं हो सकता था, लेकिन अभी तक टॉर्क लग रहा था, टॉर्क की वजह से वो घूम सकती थी, लेकिन अब तो टॉर्क भी जीरो हो गया। तो टॉर्क यदि जीरो हो गया तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई, और इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाती है तो देखो मतलब फिर टोटल रोटेशन बंद हो जाता है, मूवमेंट इसका बंद हो जाता है। लेकिन जब हम इस टाइप का रखते हैं, सपोज करो कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम यहाँ पर टॉर्क को इस तरह से रखें, ठीक है, यानी मोमेंट डायपोल को इस तरह से रखें, तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपका टॉर्क तो यहाँ पर भी जीरो है क्योंकि साइन 180 भी तो जीरो है। लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम है ये क्या होता है, ये पहला वाला जो था वो था स्टेबल, ये क्या था आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम था। अब ये आपका हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये क्या हो गया आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, देखो आपको मैं स्टेबल अनस्टेबल को थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूं कि मान लो कि एक यू आकार का एक कोई बर्तन है, यहाँ पर आप कोई बॉल रखोगे तो क्या होगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन ये बार बार क्या होगा, अपनी मीन पोजीशन पर ही आने का प्रयास करेगा, ठीक है। चाहे कहीं से भी ले जाए, चाहे आप इसको इस तरफ से ले जाएं तब भी वो मीन पोजीशन पर ही आने का एफर्ट लगाएगा, ठीक है। लेकिन एक पोजीशन और होती है, जैसे मान लो कि सपोज करो ये गोल है और यहाँ पर हमने एक दूसरी बॉल को बिल्कुल आहिस्ता से रख दिए, अब ये रख तो गई, ये पोजीशन में इक्विलिब्रियम है, लेकिन यदि हल्का सा थोड़ा सा डिस्प्लेस किए तो दोबारा कभी नहीं आएगी अपने पोजीशन पर। तो ये अनस्टेबल का मतलब है कि ये कभी भी अपनी रिवर्स कंडीशन में नहीं आएगी। जैसे मान लो ये वाली जो पोजीशन है इसमें हमने थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर दिए, यानी ये वाली पोजीशन में डिस्प्लेस कर दिया। अब देखो यहाँ पर आपका क्या है माइनस और यहाँ पर आपका क्या है प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, फील्ड इसी डायरेक्शन में आपका क्या फोर्स लगेगा, और इस पर क्या होगा अपोजिट टू डायरेक्शन, यानी यहाँ पर एक फोर्स लगेगा। तो ये हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और ये उसी डायरेक्शन में और आगे जाने लगी। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ये उसी पोजीशन में रिस्टोर करे, अब ये रिस्टोर कहाँ रही है, तो उसी डायरेक्शन में आगे जा रही है ना। तो इसका मतलब है कि अभी दोबारा अपने ओरिजिन पोजीशन पर नहीं आएगी, तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो याद रहेगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब होता है अपोजिट टू फील्ड डायरेक्शन, यानी जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसके अपोजिट डायपोल को रखा जाए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, हमने इसमें जो पॉसिबल था वो हमने देख लिया। अब एक छोटा सा इसका न्यूमेरिकल्स देखते हैं फ्रेंड्स, है ना। न्यूमेरिकल्स इसका सुंदर सा, क्योंकि नीट में इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी गई है इस तरह की, मैं आपको बनाकर ही बताता हूं। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और इसमें एक डायपोल को रखा गया है, वो भी कितना 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ठीक है। यहाँ पर ये एक डायपोल को रखा गया है और ये कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। ये आपका प्लस क्यू है और ये आपका माइनस क्यू, ठीक है। अब आपको बताना है कि फ्रेंड्स इस पर, अब आपको बताना है कि जैसे हम इसको छोड़ेंगे, जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो इसका छोड़ने पर ये रोटेट करेगा, तो उस समय इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन आपको पता लगाना है, मतलब आपको एक्चुअल में अल्फा की वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ये एक्चुअल में आपको पता भी होगा, यदि यहाँ पे चार्ज है तो यहाँ पर मास भी होगा m, ठीक है। यहाँ पर मास कितना होगा m, क्योंकि चार्ज हमेशा मास के साथ ही होता है, ठीक है। यानी यहाँ समझ ले कि चार्ज q है और मास m है, ठीक है। और एंगल आपको दिया गया 30 और आपको एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। अब इस पर सबसे पहले तो बताओ टॉर्क कितना लग रहा होगा, टॉर्क लग रहा होगा P
ई साइन थीटा फॉर्मूला है। तो पी ई और साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30। तो यहाँ पर क्या होगा? P की वैल्यू कितनी होती है? P इंटू, यानी P की जगह Q इंटू कितना लिख सकते हैं? 2L, ठीक है। और जो भी इसकी डिस्टेंस यदि दी जाती तो रख लेते, नहीं तो हम यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर उसने उदाहरण के तौर पे L डिस्टेंस ली है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं भी L ही रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया Q इंटू L, साथ में आपका E और साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2, ठीक है। तो ये हो गया क्यू एल ई डिवाइड बाय 2, ये आपका टॉर्क आ गया। अब यहाँ तो एक्सेलरेशन पूछा है, एक आपने इनर्शिया का एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, फॉर्मूला इनर्शिया में क्या था, एक याद होगा आपको, टाउ बराबर से होता है आई इंटू अल्फा, टाउ बराबर से होता है आई इंटू अल्फा। अच्छा देखो ये फ्रेंड्स कुछ न्यूटन के सेकेंड लॉ से मिलता जुलता है। F बराबर से m इंटू ए होता है, m की जगह यहाँ पर I आ जाता है, यहाँ a की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, तो दोनों की वैल्यू रख सकते हैं हम। I इंटू अल्फा बराबर से Q इंटू एल ई अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो Q इंटू एल ई अपॉन 2 इंटू आई, ठीक है। ये एंगुलर एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हैं। और वैसे यदि आई की भी वैल्यू यदि आपसे पूछी जाए तो आप आई की भी वैल्यू निकाल सकते हो। आई की वैल्यू कैसे निकलती है हमेशा आपको याद होगा, यानी Q1 की वजह से क्या होगा, मास इंटू डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर सपोज करो यहाँ से देखो ये सेंटर से कितनी दूरी हो जाएगी, अब ये टोटल L है तो ये हो जाएगी L/2 और ये भी कितनी हो जाएगी L/2, तो L/2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2, ठीक है। और 2 है यानी ये यहाँ पर एक प्लस क्यू की वजह से और एक माइनस क्यू की वजह से, तो मास उसका भी वही होगा और L/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,2mL/2 की पावर कितनी है? 2, ठीक है। चलिए तो 2mL² बाई कितना आएगा? 4, 2 से ही 4 कट गया, तो ये आपका आ गया mL²/2, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर आप अल्फा बराबर से QLE अपॉन 2 इंटू mL² अपॉन कितना? 2, 2 से 2 कट गया, तो ये वैल्यू आ जाएगी QLE अपॉन mL², ठीक है। और एक L से एक L कट गया, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर QE अपॉन mL, ठीक है। ये एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें आपको ये गिवन है, देखो कि ये एक आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको एक क्या दिया गया है, डायपोल मोमेंट रखा गया है, ठीक है। और इस डायपोल मोमेंट, इस डायपोल को आपको क्या किया गया है, थीटा डिस्टेंस है, यानी यहाँ पर ये माइनस क्यू है और यहाँ पर ये प्लस क्यू है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा थीटा डिस्टेंस डिस्प्लेस किया गया है। डिस्प्लेस करने पर ये क्या हो जाएगा, ये रोटेट करने लगेगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पर ये इस तरह से आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर बीच में क्या हो जाएगी, स्पीड वेलोसिटी इसकी हाईएस्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दूसरी तरफ जाएगा, दूसरी तरफ फिर ये जाएगा, तो मतलब ये SHM करने लगेगा। तो ये SHM के कारण इसका टाइम पीरियड आपको पता लगाना कितना होगा, टाइम पीरियड बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस पर टॉर्क कितना लगेगा, देखो टॉर्क लगता है इसमें PE, सपोज करो यहाँ पर डिस्टेंस वही 12 ही मान लो आप, तो PE साइन थीटा, ये टॉर्क हो गया, ठीक है। लेकिन एक बात अभी अभी मैंने बोला आपको कि टॉर्क बराबर से कितना होता है, I इंटू अल्फा होता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका I इंटू अल्फा हो गया। अब ये क्या हो गया, PE साइन थीटा। यदि SHM कर रहा है, यदि ये SHM कर रहा है तो साइन थीटा को कम होना चाहिए, बहुत छोटी वैल्यू होती है वो, तो ये मान लो कि ये कितना हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। तो ऐसे में I इंटू अल्फा बराबर से कितना होगा, यहाँ पर P इंटू E इंटू थीटा,
अच्छा, एक फ्रेंड फॉर्मूला होता है, यदि एसएचएम है तो अल्फा की वैल्यू जो है वो प्रोपोर्शनल टू होना क्या चाहिए। आप लोगों ने लास्ट टाइम कभी पढ़े होंगे कि अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ठीक है, यदि ये एसएचएम करता है तो। अब देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू माइनस क्यों होगी, क्योंकि देखो हमने डिस्प्लेस किए थे इस डायरेक्शन में और मूवमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ माइनस लगा दो। और यहाँ पर आई और अल्फा की वैल्यू आपको पता है कि ओमेगा स्क्वायर थीटा होती है ना, यानी यहाँ पर मैं प्रोपोर्शनल की जगह क्या लगा दूँ, इक्वली लगा दूँ, ठीक है। यहाँ पर तो आई यहाँ पर आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा बराबर से माइनस पी ई थीटा। तो थीटा से ये थीटा चला गया, माइनस से ये माइनस चला गया, तो ये क्या आ गया आपका, वैल्यू आ गई आपकी आई ओमेगा स्क्वायर बराबर से पी ई, ठीक है। तो ओमेगा बराबर से आ गया आपका पी ई अपॉन आई अंडर रूट, ठीक है। अब ओमेगा तो आ गया, टी बराबर से फॉर्मूला क्या रहता है टाइम पीरियड का, 2 पाई अपॉन ओमेगा, मतलब 2 पाई अंडर रूट यहाँ पर कितना जाएगा आई अपॉन पी ई, ये आ गया, ठीक है। टी बराबर से 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पी ई, और आई की भी वैल्यू आपको निकालना है, तो आई की वैल्यू आप निकाल ही सकते थे, कैसा, एम और ये एल स्क्वायर दोनों के लिए हो जाएगा एम एल स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना जाएगा 2 एम एल स्क्वायर आई बराबर, ठीक है। तो टी बराबर से 2 पाई अंडर रूट 2 एम एल स्क्वायर अपॉन पी ई, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो था, इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जो चैनल में पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबा दोगे तो आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।